हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश चौहान और मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहतरीन से चैनल साइंस कारी पे। ये है पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमें आज कवर करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोग लगातार वीडियो देखते जा रहे हैं और इस सारे सीरीज को कंटिन्यूएशन में ही देखेंगे। तो हमने पीरियोडिक टेबल समझा, उसमें पीरियोडिसिटी समझा और आज हम अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और उसके ट्रेंड को भी समझेंगे। तो ट्रेंड को पढ़ने का यहाँ पे दो तरीका है। जैसे मान लीजिए ये आपका पीरियोडिक टेबल है, दिस इज द टेबल। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे इसको दो तरीके से सजाया गया है। एक तो आपका टॉप टू बॉटम जिसको हम कहते हैं ग्रुप, एंड सेकेंड इज लेफ्ट टू राइट दैट इज कॉल्ड पीरियड। तो हमें सारे प्रॉपर्टीज को इसी दो ट्रेंड में देखना पड़ेगा कि ग्रुप में क्या ट्रेंड है और पीरियड में क्या ट्रेंड है। ओके, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी लेंगे और दोनों जगह देखेंगे। लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, हम थोड़ा अलग तरीके से इसको डील करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रुप को स्टडी करते हैं और ग्रुप में सारा प्रॉपर्टीज एक साथ कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीरियड में चलेंगे और सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ कवर करेंगे। उससे क्या होगा, चीज थोड़ा आसान हो जाएगा। एक एक प्रॉपर्टी को डील करने से अच्छा है कि एक ही बार में एक ग्रुप पढ़े। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप को लेके स्टडी कर लें। तो मैं आपके सामने पहले ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूं। तो सबसे अच्छा कौन सा ग्रुप रहेगा, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 जिसको हम एल्कली मेटल कहते हैं, ये रहा आपका ग्रुप 1। ओके, सो दिस इज ग्रुप 1 जिसको हम एल्कली मेटल कह रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन मिसिंग है, मैं हाइड्रोजन लिख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन इसलिए मिसिंग है क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है। आपको मालूम है हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 का ही पार्ट है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन अलग से ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है और आपको हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि इसको हम एक ग्रुप में रख रहे हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम चल रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हर जगह आपको लास्ट में 1 1 1, इवन हाइड्रोजन में भी 1, सब जगह 1 दिखते जा रहा है। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है और इसी की वजह से प्रॉपर्टीज रिपीट हुए, जिसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब हम यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है मेरा नंबर ऑफ। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड। एंड ट्रेंड में हम लोग बात कर रहे हैं इन ग्रुप। तो पहले आप हेडिंग लगाओगे इन ग्रुप, ग्रुप में क्या इसका ट्रेंड है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर पहला प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, इसको आप एक साथ कवर कर सकते हो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, इसका क्या ट्रेंड है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमने ये समझा है पिछली क्लास में कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल में आपको दिख रहा है सब में एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे ग्रुप में सेम रहता है। तो अगर आप किसी भी ग्रुप का बात करो, जैसे ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है, आप ग्रुप नंबर 2 या फिर 17 16 जिस भी ग्रुप का बात करो, आपको हमेशा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे ग्रुप 17 का, ग्रुप 17 जिसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन कौन कौन सा है, याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, याद होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या देखा, फ्लोरीन का क्या था 27, यहाँ पे 287। ओके, तो यहाँ पे आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। आगे आप ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह का भी लिखोगे तो आपको बार बार 7 दिखेगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। तो फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप आप ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। व्हाई, हर बार आपको ट्रेंड बताना है और उसका रीजन बताना है। तो ट्रेंड क्या है, इट रिमेन सेम, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका रिपीटेशन हो गया। पीरियोडिसिटी में हमने समझा था कि या तो वो रिपीट होगा, नहीं तो एक ग्रेजुअल ट्रेंड दिखेगा। तो यहाँ पे तो सीधा सीधी रिपीटेशन हो गया। तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट हो रही है
और ये रिपीट क्यों हो रही है? तो बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं वैलेंसी पे। तो पहले वैलेंसी होता क्या है, व्हाट इज वैलेंसी? तो वैलेंसी को सिंपल शब्दों में कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, एकदम साधारण भाषा में समझे, जैसे ये एटम ए है, अभी कितने एटम से कंबाइन करेगा? अगर ये सिर्फ एक और एक एटम से कंबाइन करता है तो इसको बोलेंगे इसका वैलेंसी 1 है। लेकिन यही ए अगर 2 एटम से कंबाइन कर जाए, मान लीजिए ये 2 एटम से कंबाइन करेगा, तो अब कहेंगे इसका वैलेंसी 2 है। तो व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। और ये निकलता कैसे है? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलता है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये एटम जब वो बॉन्ड बना होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन किया या फिर शेयर किया, दैट डिटरमाइंस द वैलेंसी। तो वैलेंसी आपको समझ में आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपने ट्रेंड देखा, सेम है, सेम ट्रेंड है। वैलेंसी क्या ट्रेंड है? वैलेंसी का भी ट्रेंड सेम होगा। यहाँ पे क्यों सेम होगा? क्योंकि वैलेंसी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम एंड वैलेंसी रिमेन सेम। ओके, आई होप यू गॉट दिस। तो पहला प्रॉपर्टी हमने कवर कर लिया, जो कि था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अब चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो नंबर 2 में हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है एटम का साइज। एटम कैसा होता है? आपको मालूम है कि बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे इस एटम का साइज क्या है, तो आप साइज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप यहां से डिस्टेंस लोगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस लोगे इसके आउटर मोस्ट शेल तक का। यही इसका डेफिनेशन भी है। व्हाट इज एटॉमिक साइज? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। अब आप देख पा रहे हो कि इसको, ये हमारा रेडियस भी है, इसलिए एटॉमिक साइज को बहुत बार एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है। ओके, गॉट दिस? एटॉमिक साइज समझ में आ गया। अब ट्रेंड का बात करते हैं। तो अगर हम ग्रुप में, एक बात ध्यान रखिए, हम सिर्फ ग्रुप का बात करेंगे अभी, है ना, अभी पीरियड का बात नहीं करेंगे, ये तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। सिर्फ बात ग्रुप का करेंगे। तो अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करो तो एटॉमिक साइज में क्या ट्रेंड आपको दिखेगा? तो चलिए इसके लिए पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं, जहां पे हमारा एल्कली मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या साइज पे फर्क पड़ता है? यहाँ पे साइड में छोटा सा पिक्चर भी आपको दिख रहा है कि साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जाओगे तो सबको समझ में आ रहा है कि जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिथियम के पास 3 है, फिर 11 है, फिर 19 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जा रहा है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो साइज बढ़ते जाएगा। लेकिन हमें पहले ये समझना है कि साइज किस बात पर डिपेंड करता है। तो आप एक काम कीजिए, जहां पे आपने साइज का डेफिनेशन लिखा है, साइज का डेफिनेशन आप सभी ने लिख लिया है, तो वहीं पे आप फैक्टर्स भी लिख लो कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द एटॉमिक साइज। ओके, द फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स। शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके, तो शेल से डिटरमाइन होगा साइज। शेल ज्यादा तो साइज ज्यादा, जैसे कहीं पे 1 शेल है, कहीं पे 2 शेल है, कहीं 3 शेल है, शेल बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है, सिंपल। एंड सेकेंड इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये है इलेक्ट्रॉन। एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिस पुल से अट्रैक्ट करेगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इमेजिन करो कि अगर ये पुल ज्यादा होने लगे, ज्यादा फोर्स लाके अट्रैक्ट करने लगे, तो क्या ये साइज छोटा नहीं होने लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ शेल है, ये अगर ज्यादा हुआ तो साइज बढ़ेगा और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ तो साइज घटेगा। मतलब यहाँ 2 फैक्टर है और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये बीच में एक ब्लॉक है, इसमें 2 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स बोल रहा है कि हम इसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और एक बोल रहा है राइट की तरफ ले जाएंगे। अब आप मुझे बताइए ये ब्लॉक किधर जाएगा? तो आप दिमाग लगा पा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। ये लेफ्ट में भी जा सकता है, ये राइट में भी जा सकता है, ये सेंटर पे भी रह सकता है।
उसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि साइज बढ़ेगा या घटेगा, तो आप बोलोगे सर ये डिपेंड करता है कि ये वाला फैक्टर ज्यादा है कि ये वाला फैक्टर ज्यादा है, एक तो बढ़ा रहा है एक तो घटा रहा है, और अगर दोनों फैक्टर इक्वल है तो हो सकता है साइज कांस्टेंट भी रह सकता है। ओके, गॉट दिस। बट यहां पर क्या होने वाला है, ये जो एटॉमिक साइज है दिस इज प्रीडोमिनेटिंग। ये क्या है, प्रीडोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग, ये डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, है ना। मतलब आपको क्या करना है, जब आपको पता करना है कि साइज बढ़ा है घटा, सबसे पहले यू हैव टू लुक एट द सेल। आप सेल को देखो, अगर सेल बढ़ गया आप आराम से बोल दो साइज बढ़ेगा, आपको इधर देखना ही नहीं क्योंकि डोमिनेटिंग है वो, तो जो डोमिनेटिंग है पहले उसको देखेंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है, शेल काम नहीं कर रहा है, तभी हम इस केस में जाएंगे, सेकंड केस में हम तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया। अब चलिए ग्रुप 1 में इसको अप्लाई करके थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये हमारा ग्रुप 1 एल्कली मेटल वाला ग्रुप। यहां पर आप देख पा रहे हो कि दो फैक्टर्स था, साइज का और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो साइज के लिए हमने देखा कि नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। सेल आप कैसे पता लगाते हो, तो सेल आपको यहां से दिखता है, जैसे कि ये हमारा के सेल है, कलर चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज के, ये हमारा के सेल है, यहां पे लिख देते हैं ज्यादा दिखेगा, के, या फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह सेल है। तो हाइड्रोजन केस में देयर इज ओनली वन शेल, के सेल। लिथियम केस में वी हैव टू सेल, के एल एल। सोडियम 3 सेल आ गया, के एल एम, फिर आगे के एल एम एन, लगातार सेल बढ़ते जा रहा है। और अगर सेल बढ़ रहा है, वो प्रीडोमिनेटिंग है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको देखना ही नहीं है, वो कुछ भी हो गया होने दो, कोई मतलब नहीं है। तो हर बार एक शेल बढ़ते जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, साइज बढ़ेगा। तो इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब ट्रेंड का बात करते हैं, अब आते हैं एक्चुअल बात का जो हमें पढ़ना था, ट्रेंड। तो एटॉमिक साइज में ट्रेंड का बात कर रहे हैं, तो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल या फिर इन अ ग्रुप, ये लाइन आप थोड़ा याद रखो, इसको लिख लो, नोट कर लो। तो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, व्हाट हैपेंड टू साइज, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज। ये आपका लाइन रहेगा। अब आप लिखोगे आंसर, मतलब रीजन क्या है उसका, रीजन बिकॉज, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसिव सेल। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसिव सेल, हर बार एक सेल ऐड हो रहा है, सक्सेसिव सेल इसी कहते हैं, और इसी सक्सेसिव सेल के आने की वजह से हर बार क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ये तो बहुत सिंपल था कि टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, लेकिन साइज क्यों बढ़ रहा है उसका रीजन आई होप यू गॉट दिस। तो हमने ये समझ लिया कि एटॉमिक साइज क्या होता है, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, और किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ तो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होने वाला है। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट ट्रेंड। तो एटॉमिक साइज के बाद हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो होता क्या है समझिए पहले इसको। सो सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है न्यूक्लियस, है ना, अट्रैक्टिव पुल है उसके पास। तो अट्रैक्टिव पुल से न्यूक्लियस को खींच के रखा है और ये घूम रहा है लगातार इसमें। गॉट दिस? नाउ वी हैव टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, हमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हटाना है। तो क्या आपको लगता है कि आप जाओगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हटा दोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि यहाँ पे होल्ड बहुत तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो हमें अब यहां पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। कुछ भी अमाउंट होगा, दैट अमाउंट यू हैव टू सप्लाई। अब जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे और ये वाला जो अट्रैक्शन है ये ब्रेक होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा, देन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन मूव आउटसाइड। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना था, क्या करना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा। अब इसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। नाम में देखो आयन है, आयन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये एटम आयन बन जाएगा, इसलिए नाम था आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड जरूरत, कितना जरूरत है, तो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से रिपीट कर देना, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो। इसमें कुछ और टर्म आते हैं, जैसे कि आता है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये सब भी टर्म लिखा रहता है उसी डेफिनेशन में। पूरा डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, इट्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है कि इस एटम के ऊपर बाकी एटम का फोर्स नहीं लग रहा हो, एकदम अलग है ना। आइसोलेटेड का मतलब एकदम अलग होता है, तो इस पे कोई बाहर अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ ना हो, ठीक है। देन ये जो एटम है ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, जो मेरा मेटल है या जो भी एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब जाके ये डेफिनेशन प्रॉपर काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया। इसी एनर्जी को, यहाँ जो एनर्जी दिख रहा है इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। कितना एनर्जी हमने सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। गॉट दिस? नाउ व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड जानने से पहले आप समझो कि इसका फैक्टर क्या है, किस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये इस अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्या अट्रैक्शन ये ज्यादा होगी, जो येलो लाइन से मैंने अट्रैक्शन दिखाया है, अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आप कहोगे कि यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी। अट्रैक्शन कम होगा देन यू हैव टू सप्लाई लेस एनर्जी। और अट्रैक्शन किस बात पर डिपेंड कर रहा है? तो क्या आप कह सकते हो अट्रैक्शन डिपेंड कर रहा है साइज पे? आई होप यू आर गेटिंग दिस। साइज अगर ज्यादा होगा, साइज अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? देन द अट्रैक्शन विल बी लेस। ये इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाते जाएगा न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन उतना कम होते जाएगा। तो साइज अगर बड़ा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो घटेगा। अभी यही है आपका ट्रेंड, और इसी बात को अब हमें ट्रेंड के फॉर्म में लिखना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आपने लिख लिया, अब आप लिखो ट्रेंड। ट्रेंड क्या लिखोगे? तो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, if we move from top to bottom in a group, the ionization energy of the elements decreases. देखिए decreases. Now why it decreases? Because देखिए because of increase in the size which reduces the attraction, between the electron and the nucleus. ठीक है, तो इस तरह से आप आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कंप्लीट करोगे। गॉट दिस? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड के तरफ। थर्ड भी इसी तरह का है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 3, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हालांकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, बट अभी आप फिलहाल कह सकते हो कि दोनों सेम ही चीज है। हायर क्लासेस में आपको डिफरेंस ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिलहाल आप ये समझिए कि दोनों सेम चीज है। तो अब करना क्या है? तो अभी हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव किया। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन के नाम में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अभी हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, अब आप क्या करना है? आपको क्या करना है? तो अब आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना है। यू हैव टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था तो आपने एनर्जी सप्लाई किया। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ये न्यूक्लियस क्या चाहेगा? न्यूक्लियस तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये चाहेगा आराम से इलेक्ट्रॉन आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये ठीक है, उसको खींचेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? तो इस केस में ये एनर्जी, आप शायद समझ पा रहे हो, एनर्जी रिलीज करेगा। यहां से एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि आप देखिए इसका जस्ट उल्टा यहां पे हो रहा है। यहां पर हमने क्या किया? एनर्जी सप्लाई किया, तब इलेक्ट्रॉन बाहर गया, क्योंकि इस अट्रैक्शन को तोड़ना था। अब जब इलेक्ट्रॉन दे रहे तो वापस से एक अट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है, और जब अट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, ये अट्रैक्शन यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, तो एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे एनर्जी सप्लाई, यहाँ पे एनर्जी रिलीज। गॉट दिस? इससे रिलेट करके पढ़ो, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेशन पे चले तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ क्या था? रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या है? रिलीज्ड। Released when an extra electron, this one, when an extra electron is added to the isolated gaseous atom, यही बात बोल देना है। When an extra electron is added to the isolated gaseous atom, so that amount of energy जो release हुआ है, that is called electron gain enthalpy. Got this? समझ में आ गया? Now trend क्या है?
तो आप एकदम अच्छे से समझ पा रहे होगे ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, कम अट्रैक्शन होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगा। इसका मतलब सब कुछ सेम, ठीक है। अट्रैक्शन कम तो एनर्जी भी कम। ओके, तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ तो आप देख पा रहे हो कि अट्रैक्शन कम होते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है। ओके, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम, तो कम अट्रैक्शन हो तो कम एनर्जी रिलीज होगा। तो ट्रेंड क्या है? तो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द electron gaining enthalpy of elements decreases. Now why it decreases? Because of increase in the size which led to decrease in the attraction. Okay, clear है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। तो आई होप ये आप समझ पाए हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो कितना हो गया? थर्ड हो गया। फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड में डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड इन द कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो आपको मालूम है दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया और शेयरिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बना? कोवेलेंट बॉन्ड। अब हो क्या रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है यहाँ पे बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों पुल कर रहा है और दोनों को ये पुल करने का अपना अलग अलग पावर है। और ये जो पावर है इलेक्ट्रॉन के पुल करने का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इट इज डिफाइंड एज द, या फिर इट इज द टेंडेंसी, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग, ध्यान सुनिएगा, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको आप शेयर्ड पेयर भी कह सकते हो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन एटम। So electronegativity of an atom is defined as the tendency to attract bonded pair of electron toward itself. Got this? अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने का बात है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का बात है। तो आप खुद सोचो इलेक्ट्रॉन कौन खींचना चाहता है, कौन पुल करना चाहता है, मेटल की नॉन मेटल? तो आपको समझ में आ रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। ओके, गॉट दिस? चलिए, तो ट्रेंड का बात करें कि अगर हम टॉप टू बॉटम में जाएं तो क्या ट्रेंड होगा? तो टॉप टू बॉटम में आप सोचो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। हालांकि नॉन मेटालिक वाला ट्रेंड अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप सोचो तो टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, ओके, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे ये हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटते जाता है टॉप टू बॉटम, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के घटने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल आल्सो डिक्रीज। So what is the trend? So if we move from top to bottom in a group, the electronegativity of an element, of the elements decreases. Why? Because of decrease in the non-metallic character. Okay? तो यहां पर हमने 3 ट्रेंड समझा, ध्यान से देखिए फिर से। एक है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड तीसरा हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप कंक्लूड करो सबको, पूरे को समराइज करो, तो तीनों का ट्रेंड सेम है ना। होता क्या है कि पढ़ सब लेते हैं, फिर बाद में सर याद नहीं आता है, ट्रेंड याद नहीं हो रहा है। तो बहुत सिंपल, 3 चीज पढ़ा, तीनों का ट्रेंड सेम। क्या? टॉप टू बॉटम डिक्रीज। और पहले क्या पढ़ा? इससे पहले क्या पढ़ा? तो इससे पहले पढ़ा साइज। तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में भी आ रहा है और आसानी से आप इसको रिटेन भी कर पा रहे हो, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, यहीं पे हम लोग ऐड कर देते हैं 2 और चीज। तो ये 4th हो गया है, 4th के बाद यहीं पे हम 5th ऐड कर रहे हैं। 5th हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, है ना। तो एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब मेटल क्या करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है कि नहीं। ओके, गॉट दिस? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब नॉन मेटल बात करेंगे तो उल्टा कर देंगे। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन समझ में आया? अब ट्रेंड। सो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप ये यहाँ पे देखो कि जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो साइज बढ़ रहा था, यहाँ देखिए अभी भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से इसी स्लाइड में आ गया क्योंकि हमको सब कुछ यही पे समझना है। तो सबसे पहले हमने देखा टॉप टू बॉटम साइज क्या हुआ है, इंक्रीज, साइज बढ़ा। साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि सेल बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से हमने देखा कि अट्रैक्शन घट रहा है, ये जो अट्रैक्शन है ये कमजोर होते जा रहा है ना। अगर आप इसका भी रीजन जानना चाहते हो तो आप ऐसे करो, ये वाला लॉ पढ़ो। कौन सा लॉ लिखा है मैंने, ये मैंने कूलम्ब्स लॉ लिखा है, और कूलम्ब्स लॉ में आर स्क्वायर होगा यहाँ पे। कूलम्ब्स लॉ में कहा गया है कि आर डिस्टेंस अगर बढ़ता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, देन द फोर्स विल इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनली। ओके, यहां से भी आप रिलेट कर सकते हो कि साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन घट रहा है, अट्रैक्टिव पुल फोर्स घट रहा है, और अट्रैक्शन कम तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, ये सब हमने देखा। तो अट्रैक्शन कम होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर ये अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से निकलेगा कि प्रॉब्लम होगा, तो आसानी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया है ना, पुल कम हो गया तो आसानी से निकल जाएगा, और आसानी से निकलेगा तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। यही मेरा ट्रेंड है। सो इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट हैपेंड, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। व्हाई, बिकॉज ऑफ, यहां पे आप व्हाई लिखोगे कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज in the ease of losing electron, increase, आप ऐसे लिखो, if we move from top to bottom in a group, then the metallic character of elements increases due to increase in the ease of losing electron। इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो ईज है, जो आसानी है, वो बढ़ते जाता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते जाता है, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। ओके, सो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या होगा, नॉन मेटालिक। और नॉन मेटालिक क्या होगा, तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि किसी का मेटालिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल एकदम उल्टा बात है। मेटल बोल रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एकदम उल्टा बात हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम डायरेक्टली बोले तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। और यहां पर हम कह देंगे ईज ऑफ लूजिंग नहीं, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेन करने का टेंडेंसी यहां पे बढ़ रहा है, तो टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। ओके, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। और यहीं पे हमने इसको भी रिलेट किया कि अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा। गॉट दिस? चलिए, तो हमारा यहां पे हो गया 6th। 7th पे आते हैं। 7th को रिलेट कर लेते हैं इससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिपेंड करता है किस पे, तो अगर हम डायरेक्टली बोले तो ये भी डिपेंड करता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर आल्सो डिक्रीजेस। तीनों का ट्रेंड सेम, क्योंकि तीनों इंटरकनेक्टेड है। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर इसका उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया इसका मतलब अगर वो डिक्रीज हुआ है तो ये क्या होगा, तो रिड्यूसिंग पावर विल इंक्रीज। Why? Because it depend upon the losing electron, how it lose electron, या फिर आप कह सकते हो मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, और अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था तो रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उसका ट्रेंड। अब थोड़ा सा एग्जांपल पे आते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ऐसे तो मैंने हर चीज एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एग्जांपल से ज्यादा बात क्लियर होता है। तो चलिए वापस से चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो हमने दो ग्रुप देखा है, एक हमारा एल्कली है और एक हाइड्रोजन। तो वापस से आते हैं एल्कली मेटल पे। ये हमारा एल्कली मेटल्स है। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन इज मोर मेटालिक, या किसका मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, सोडियम और पोटेशियम। मेटालिक प्रॉपर्टी किसका ज्यादा है, सोडियम या फिर पोटेशियम? पहले आप गेस करो, फिर मैं बताऊंगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके गेस करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोटेशियम। क्यों पोटेशियम होगा,
कि किसी को लग रहा हो सोडियम हो सकता है, क्योंकि आप गेस कर रहे हो, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। देखो अभी आपने पढ़ा कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है। देखिए साइज बढ़ रहा है, साइज क्यों बढ़ रहा है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, ये सब आप समझ गए। साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है, और अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, मतलब नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर ऐसा होता है तो पोटेशियम तो नीचे है, तो इसका मतलब पोटेशियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, तो इस पूरे सीरीज में सबसे अच्छा मेटल कौन होगा? नीचे वाला, जो सबसे नीचे है। और सबसे बेकार मेटल कौन होगा? सबसे ऊपर वाला। देखो हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है, तो हाइड्रोजन की तो बात ही मत करना, इसलिए इस सीरीज में हाइड्रोजन लिखा भी नहीं है, हाइड्रोजन को मैंने अलग से लिखा है, तो हाइड्रोजन को तो हटा ही दो। अब इस सब में सबसे बेकार मेटल कौन है? मेटल तो सब है ना, और ये सब बाकी सबसे बहुत ही एक्टिव मेटल है, लेकिन अगर इनमें कंपेयर करो तो सबसे बेकार मेटल कौन है? तो द आंसर इज लिथियम। और इन सब में सबसे अच्छा मेटल कौन है? सबसे बेस्ट मेटल कौन है ना? अच्छा मतलब प्यारा नहीं, मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं, बहुत लोगों को लग रहा है फ्रेंशियम होगा, कि आंसर कर दीजिए फ्रेंशियम, बट फ्रेंशियम आंसर नहीं है। अब यही सब चीजें कारण कभी कभी क्या होता है, केमिस्ट्री को लोग बोलने लगते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। समझना एकदम आसान है। देखिए अगर आप नीचे आ रहा, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, फ्रेंशियम होना चाहिए, बट द थिंग इज दैट फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव, है ना। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव में क्या होता है कि वो अंदर से रेडिएशन रिलीज करते रहता है, तो उसके बारे में बहुत कुछ हमें आइडिया होता नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव फ्रेंशियम फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से फ्रेंशियम को बाहर करना पड़ेगा, तो कौन बचा? तो बच गया है सीजियम। तो सबसे अच्छा मेटल सीजियम है इस पूरे ग्रुप में। क्लियर, गॉट दिस। तो हमने एल्कली मेटल को डिस्कस किया, मेटालिक कैरेक्टर समझा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप रिड्यूसिंग पावर की बात करो तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते जाएगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस ग्रुप में। ग्रुप 17 हैलोजन, है ना, ये हमारा ग्रुप 17 है जिसको हम हैलोजन कहते हैं। फिर से वही बात है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, लेकिन हमें इस बार बात करना है नॉन मेटालिक का। देखो उस बार हमने नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात नहीं किया, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल वाला ग्रुप था, तो हमने मेटालिक कैरेक्टर की बात किया। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर का, क्योंकि सब नॉन मेटल है, कोई भी मेटल नहीं है, पूरा का पूरा नॉन मेटल है। अब अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन कम होते जा रहा है, और अट्रैक्शन कम हो रहा है तो क्या कर पाएगा? ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन होल्ड कौन करेगा आसानी से? जिसका अट्रैक्शन ज्यादा हो, जिसका पुल ज्यादा हो। तो कौन पुल ज्यादा रखेगा? ये छोटा वाला फ्लोरीन या ये बड़ा वाला आयोडीन? कौन रखेगा? तो पुल ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन, किसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, जैसा भी हमने पूछा सोडियम और पोटेशियम, उसी तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन। फिर से आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो अगर आप चाहो तो, और अगर नहीं देना चाहते तो डायरेक्ट आप आंसर देखो। तो यहां पर आंसर है डेफिनेटली क्लोरीन, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने पे घट रहा है ना। उधर आपने देखा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। तो सबसे अच्छा नॉन मेटल ऊपर वाला होगा और सबसे बेकार नीचे वाला होगा। तो फ्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसीलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने बात किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, उसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझ पाए, उनके ट्रेंड्स को समझ पाए। तो आज के क्लास में हमने ट्रेंड को सिर्फ ग्रुप में देखा है, अब अगले वीडियो में हम लोग इसको पीरियड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से नोट्स बनाइए, हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।